नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 में हूं स्वाति रायना और इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई है और ओएनजीसी एचपीसीएल के मर्जर को मंजूरी मिली है। सूत्रों के हवाले से खबर है और 1 साल के अंदर ये मर्जर की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी। मर्जर की प्रक्रिया के लिए एक कमेटी का गठन होगा। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी पूरी खबर पर और जानकारी के लिए। आलोक, क्या फैसला हुआ है इस मर्जर को लेकर? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कैबिनेट ने एचपीसीएल का ओएनजीसी के साथ मर्जर की अनुमति दे दी है और इस मर्जर के साथ ही ओएनजीसी के अधीन हो जाएगा एचपीसीएल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी खबर आ रही है कि एचपीसीएल की ब्रांडिंग खत्म नहीं की जाएगी। एचपीसीएल रिटेल ब्रांड रहेगा और ओएनजीसी का हिस्सा रहेगा। उसके बावजूद भी जो रिटेल पूरा होगा वो एचपीसीएल के जरिए होगा। दूसरा जो एमआरपीएल है, एमआरपीएल भी ओएनजीसी का हिस्सा रहेगा और उसको भी देखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस पूरे मॉडलिटीज को तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, एक मंत्रियों का एक पैनल बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली होंगे और इसमें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी होंगे और साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे। तो ये पैनल जो होगा ये तय करेगा कि क्या मॉडलिटीज होंगी, किस तरह से, क्या इसमें कोई ओपन ऑफर से इसको देना है फिर या स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट करना है, किस तरह से इसको करना होगा। ये एक साल के भीतर तमाम जो मंत्रियों का समूह होगा ये तमाम मॉडलिटीज को तय करेगा और इसके तहत ही जो एक साल का टाइम लाइन रखा गया है इसको हैंड ओवर करने के लिए। मैनेजमेंट कंट्रोल कब हैंड ओवर करना है, मैनेजमेंट कंट्रोल किस तरह से हैंड ओवर होगा, ये तमाम जो चीजें होंगी मंत्रियों को जो पैनल होगा वो तय करेगा। और इसके साथ ही जो रिटेल जो ब्रांड रहेगा वो एचपीसीएल बना रहेगा। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो ओपन ऑफर के जरिए इसमें फिलहाल बिक्री करने की संभावना काफी कम है। तो इसलिए सरकार को तय करना होगा या फिर जो मंत्री समूह होगा वो तय करेगा कि आगे जो डाइवेस्ट करने का 51.11% जो एचपीसीएल का शेयर सरकार के पास है उसको किस तरह से डाइवेस्ट किया जाएगा। जी, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी पूरी खबर के साथ और इस पर और डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है। सरकार 51.11% हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेचेगी। मर्जर को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। प्रकाश, ये समझेंगे पूरा जो ये मर्जर प्रक्रिया है वो कैसे होने वाली है, पूरा प्रोसीजर क्या है, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी खबर पर भी मुहर लगी है। जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर दी थी और आज सुबह से हम ये बता रहे हैं अपने सूत्रों के हवाले से कि एज ए ब्रांड एचपीसीएल बरकरार रहेगी और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। एचपीसीएल ने पिछले 60 सालों के दौरान जो ब्रांड क्रिएट किया है वो बरकरार रहेगी और इस खबर पे मुहर लगी है। इन सब के बीच में कैबिनेट ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। इसका मतलब ये है कि करीब 28,000 करोड़ का ये जो सौदा है वो होगा और सरकार को इस डिसइन्वेस्टमेंट से 28,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये किस तरीके से पे आउट किया जाएगा, इक्विटी का इसमें रोल कितना होगा, इसमें कैपिटल कितना इन्वॉल्व होगा, ये जो 3 मंत्रियों का जो समूह है वो आने वाले वक्त में तय करेगी। ग्लोबल जो प्रतिस्पर्धा है उसको देखते हुए सरकार एक बड़ी कंपनी बनाना चाह रही थी जिसमें आने वाले वक्त में कुछ और कंपनियां बन सकती हैं। ओएनजीसी एचपीसीएल उसमें पहली मर्जर प्रक्रिया है जिसके तहत जो वैश्विक स्तर पे जो प्रतिस्पर्धाएं निकलकर सामने आ रही हैं उसके तहत एक डाइवर्सिफाइड कंपनी हो जिसमें एनर्जी में हर तरह का मिक्स हो, गैस हो, ऑयल हो, एलएनजी हो, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, एलपीजी हो, जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मिक्स हो। और अगर आने वाले वक्त में किसी एक पोर्टफोलियो में अगर गिरावट आती है तो दूसरे पोर्टफोलियो में तेज़ी से जो घाटा है उसको रोका जाए, कंपनी के फाइनेंस पे कोई असर ना हो। ये मकसद है, बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। उसके तहत ये पहली प्रक्रिया है और ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को एक तरीके से अप्रूवल मिल गई है। अब सवाल ये है कि इसको किस तरीके से लेकर आगे बढ़ना है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर और नितिन गडकरी होंगे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इस पूरी मोडालिटीज़ पे काम करेंगे और 1 साल के अंदर इस पूरे डील को पूरा करना है। इसके अलावा एक अहम चीज़ है कि कोई ओपन ऑफर नहीं है। ओपन ऑफर की संभावना बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह की ब्रांड वैल्यू एचपीसीएल का है, एचपीसीएल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ओएनजीसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके मद्देनज़र ओपन ऑफर की संभावना बेहद कम लगती है। एज सब्सिडियरी के तौर पे एचपीसीएल ओएनजीसी के साथ रहेगी। इसका जो फ़ायदा है दोनों कंपनियों को आने वाले वक्त में मिल सकता है और एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो आने वाले वक्त में जो बाकी कंपनियां हैं जैसे कि आईओसी, ओआईएल और गेल के मर्जर की बात चल रही है, बीपीसीएल ने भी गेल में दिलचस्पी दिखाई है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ये तय करेगी कि आने वाले वक्त में जो बाकी कंपनियों के मर्जर की बात सरकार कर रही है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है।
वाकई काफी डिटेल में आपने प्रकाश बताया कि आखिरकार कैबिनेट में किस तरीके के फैसले लिए गए हैं। ना सिर्फ यहाँ पर हम ओएनजीसी और एचपीसीएल की बात कर रहे हैं, बल्कि 2 से ज्यादा कंपनियों का मर्जर भी संभव है और आईओसी ऑयल गेल का मर्जर भी सरकार कर सकती है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है। और इसको लेकर अब कैसे आगे मोडालिटीज होंगी, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा, ये भी धीरे धीरे अब जाकर इस पर सरकार डेफिनेटली काम करेगी और जो कमेटी जिसका गठन किया गया 1 साल के अंदर इस पूरी प्रक्रिया पर कामकाज जरूर करेगी। मतलब प्रकाश ये कह सकते हैं कि मकसद यही है कि जो एक सिनर्जी, एक बहुत बड़ी सिनर्जी से क्रिएट होगी, उसके तहत एक कैसे मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट से भी कंपीट किया जाए, वो भी एक मकसद है, क्योंकि कीपिंग इन माइंड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से गिर रहे हैं। प्रकाश, सुन पा रहे हैं हमें? चलिए प्रकाश से थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएं कि कमेटी जिसका गठन करने की बात है की जा रही है, उसमें नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान सदस्य होंगे। सरकार 51.11% हिस्सेदारी ओएनजीसी को बेचेगी और मर्जर के तहत एमआरपीएल का भी मर्जर होगा। ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को सैद्धांतिक जो मंजूरी मिल गई है, ओपन ऑफर नियम के तहत छूट देने का प्रयास है और मर्जर के बाद दूसरी कंपनियों में भी इंटीग्रेशन होगा। साफ तौर पर जो एचपीसीएल का जो ब्रांड वैल्यू है वो बरकरार रहेगा, ये पहले भी खबर आ रही थी और अब भी जो ये कैबिनेट मीटिंग हुई है महत्वपूर्ण, उसके बाद ये खबर है। ये जो पूरी प्रक्रिया है 1 साल के अंदर इस मर्जर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके तहत एक कमेटी का गठन होगा और ये कमेटी जो है पूरी जो मोडालिटीज है, कैसा प्रोसीजर होगा, उसके तहत वित्त मंत्री की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन है, जिसमें नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको खबर दिखाई थी और उस खबर पर मुहर भी लगी है और मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से ओएनजीसी और एचपीसीएल के मर्जर को लेकर। तो मर्जर को कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और एचपीसीएल ओएनजीसी के मर्जर के बाद एक बहुत बड़ी सिनर्जी क्रिएट होगी। प्रकाश, साफ तौर पर अब जब क्योंकि बहुत बड़ी सिनर्जी क्रिएट होगी, बाकी जैसे ऑयल हो गया, आईओसी हो गया, ओआईएल हो गया, गेल के मर्जर पर भी बात की जा रही है, एक इंटीग्रेटेड मार्केट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ कंपटीशन के लिए भी एक बहुत बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा इसके तहत। जी बिल्कुल, आप ग्लोबल तौर पे देखिए, जो खासकर ऑयल एंड गैस का मार्केट है उसमें काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहा है। भारत को जो है बदलते दौर में गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। उसके मद्देनज़र ऑयल बिजनेस में जो लगी कंपनियां हैं, रिफाइनिंग में बिजनेस में जो लगी कंपनियां हैं, उसके तहत गैस बेस्ड मार्केट के तौर पे एक एस्टैब्लिश कंपनी चाहिए, एक ऐसा ब्रांड चाहिए जिसका फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग हो कि वो ग्लोबल चुनौतियों को झेल पाए और उसके मद्देनजर ये पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है। ओएनजीसी एचपीसीएल के इस मर्जर के बाद ये पूरा का पूरा एक रास्ता अख्तियार होगा। ये देखने वाली बात होगी कि इस डील को किस शक्ल में ढाला जाता है, कैसे इसमें जो बिजनेस प्रोपोजिशंस हैं उसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है। तो आने वाले वक्त में जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि आईओसी, ओआईएल और गेल के मर्जर की बातचीत चल रही है, सरकार इसमें दिलचस्पी ले रही है क्योंकि इनका जो बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन होगा काफी स्ट्रांग होगा और एक बेहतर बिजनेस प्रोपोजिशन ये हो सकता है। इसके अलावा बीपीसीएल ने भी गेल में दिलचस्पी दिखाई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये डील जो है ओएनजीसी और एचपीसीएल का वो कैसे एक शक्ल लेता है और उसके बाद इन कंपनियों के मर्जर को लेकर सरकार कैसे आगे बढ़ती है। और जी बिजनेस लगातार एक्सक्लूसिव खबर ये दिखा रहा है जिसमें जानकारी के मुताबिक सरकार कुछ और ऑयल कंपनियों का भी मर्जर कर सकती है, जैसा कि डिस्कस अभी हम मेरे सहयोगी प्रकाश से करते। फिलहाल बातचीत के लिए प्रकाश आपका शुक्रिया। तो सूत्रों के मुताबिक सरकार आईओसी और ऑयल का मर्जर करा सकती है या फिर आईओसी और बीपीसीएल का गेल के साथ मर्जर करा सकती है। हालांकि प्रस्ताव अभी शुरुआती स्टेज में ही है, लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि सब ओएनजीसी एचपीसीएल डील के बाद ही तय होगा, जिसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आपको यह बताएं कि ओआईएल में सरकार की 66.1% और गेल में 54.88% हिस्सेदारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजय माल्या को भारत लाने की तैयारी तेज हो चुकी है। पीएम मोदी के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर बातचीत के बाद ईडी और सीबीआई की संयुक्त टीम इस वक्त लंदन में है। बताया जा रहा है कि टीम नए सबूतों के साथ लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों से बात करेंगे। पिछले महीने ईडी ने विजय माल्या के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। उसके बारे में क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के अधिकारियों को ईडी सीबीआई की टीम जानकारी देगी। ईडी की चार्जशीट में
9 लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिसमें विजय माल्या भी शामिल हैं। ईडी के कानूनी सलाहकार माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े चार्जेस की जानकारी देंगे। ईडी फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, आयरलैंड, अमेरिका और यूएई जैसे देशों से भी कुछ ट्रांजैक्शन को लेकर सहयोग मांग रही है। और आपको बताएं कि जीएसटी को लेकर जी बिजनेस की मुहिम अंतिम दौर में पहुंच गई है। इसलिए जी बिजनेस जीएसटी कॉन्क्लेव में कल दिग्गज मंत्रियों के अलावा देश के दिग्गज कॉर्पोरेट्स हिस्सा लेंगे और आम लोगों के सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म, एक ऐसा टैक्स रिफॉर्म जिसके बारे में आम लोगों या ट्रेडर्स को ज्यादा पता भी नहीं था। देश जब सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म की तरफ बढ़ रहा था, तब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये लागू कैसे होगा और ये टैक्स रिफॉर्म है क्या। कानून भले कहता हो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन हकीकत में ये गुड एंड सिंपल टैक्स है। ऐसे में जी बिजनेस ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और जीएसटी से जुड़ी दिक्कतों और परेशानियों को लेकर मिशन जीएसटी मुहिम की शुरुआत की गई। ये मुहिम आसान नहीं थी। इसके लिए जी बिजनेस की टीम ने गांव और शहरों में जाकर चौपाल लगाई और आम लोगों को जीएसटी से जुड़े सभी पहलुओं से रूबरू करवाया। जीएसटीएन पर रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, इसके बारे में सबसे पहले खुद जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने जी बिजनेस के जरिए लोगों को बताया। ट्रेडर्स की दिक्कतों के समाधान के लिए जी बिजनेस ने अलग अलग शहरों में जाकर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की। मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री और बड़े अधिकारियों ने भी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जी बिजनेस को चुना। देश की राजनीति करने वाले लोगों ने, शासन चलाने वाले लोगों ने राजनीतिक विचारधारा और मतभेद के बावजूद भी एक विचित्र मैच्योरिटी दिखाई है और इसलिए ये तभी संभव हो पाया है क्योंकि ये सबसे बड़ा रिफॉर्म है, तो इसे लेकर लोगों में थोड़ा सा डर है। तो लाइफ में जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई नई प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक डर सा रहता है हर आदमी को, स्वाभाविक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ये एक पहला उदाहरण है देश में संघीय ढांचे को, द ट्रूली कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सक्सेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी से पहले बम्पर डिस्काउंट सेल हो या जीएसटी की तैयारियों का रियलिटी चेक, जी बिजनेस ने जीएसटी के हर पहलू को दिखाया। 30 जून 2017 यानी जीएसटी लॉन्च वाले दिन जी बिजनेस पर मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री, बड़े अधिकारी, दिग्गज कॉर्पोरेट्स और बाजार के बड़े खिलाड़ी सुबह से लेकर रात तक मौजूद रहे। यहाँ तक कि जीएसटी के पहले बिल की तस्वीर भी लोगों ने सबसे पहले जी बिजनेस पर देखी। जिस तरह से बिल में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आइटम है, और ये जो मेरे पास बिल है, ये इसका बिल है, अप्रैल्स का बिल है और इसके अंदर जो HSN कोड है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा SGST जो कि 2.5% और इसके अलावा CGST 2.5%, उसको कैटेगरी करके बताया गया है इस बिल के अंदर। जीएसटी लॉन्च के बाद भी जी बिजनेस ने टैक्स एक्सपर्ट्स के जरिए फोन, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लोगों की दिक्कतों का समाधान किया। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए भी ये एक चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट्स जीएसटी से जुड़ी हर खबर को देखना चाहते थे। जी बिजनेस ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सबसे पहले और सबसे बड़ी कवरेज में जीएसटी से जुड़ी हर खबर को दिखाया। जी बिजनेस का मिशन जीएसटी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है और 20 जुलाई शाम 6 बजे से जीएसटी कॉन्क्लेव में मोदी सरकार के मंत्रियों और कॉर्पोरेट्स के साथ सीधा संवाद करेंगे। साथ ही एक्सपर्ट, ट्रेडर्स और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो कल शाम 6 बजे से लगातार जरूर देखिए जीएसटी कॉन्क्लेव सिर्फ जी बिजनेस पर। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद पुलिस वालों से बिना बात उलझना महंगा पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों की यूनिफॉर्म में ही अब वाईफाई कैमरा लगाया जा रहा है, जिसमें सारी बातचीत और वीडियो रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर गलती होने पर भी बिना वजह पुलिस वालों से कोई पंगा लेगा तो उसके खिलाफ ये सबूत के तौर पर पेश किया जाएगा।
वाईफाई वाला ये कैमरा सारी रिकॉर्डिंग मेन कंट्रोल रूम को भेजेगा, जहां डेटाबेस में ये संभाल कर रखा जाएगा। हालांकि नागरिकों के लिए यह फायदा होगा कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ड्यूटी पर रहते हुए अगर रिश्वत की मांग नहीं कर पाएगा तो उनके लिए अच्छा है। और फिलहाल इसे कुछ इलाकों में पायलट के तौर पर लागू किया गया है, लेकिन इस पूरे शहर में लागू करने का इरादा है। मुंबई पुलिस ने रिश्वतखोरी रोकने के लिए ई चालान सुविधा शुरू की है, जिसमें कैश का लेन देन बंद किया गया है। और फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन में कैमरा लगा होता है, साथ ही अहम सिग्नल पर कैमरे से भी नजर रखी जाती है। वहीं मुंबई से एक और खबर, इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी पर बड़े प्रहार की शुरुआत कर दी है। पिछले 10 साल में मुंबई में जितने भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील हुई, इनकम टैक्स विभाग ने उन सब की डिटेल्स मांगी हैं। डिपार्टमेंट ने अपने तहत आने वाले सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अप्रैल 2007 से लेकर अप्रैल 2017 के बीच जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनमें से 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का ब्यौरा तलब किया गया है। ये चिट्ठी बेनामी प्रॉपर्टी कानून के तहत भेजी गई है। साथ ही रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई में हर साल करीब 50,000 प्रॉपर्टी डील 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर की होती है। यानी पिछले 10 साल में कम से कम 5 लाख ऐसे सौदे हुए होंगे जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के होंगे। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें कितना काला पैसा खपाया गया होगा। आईटी डिपार्टमेंट ने इन सभी सौदों में प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों को नाम, पैन, अग्रीमेंट और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जैसी जानकारियां मांगी हैं। राइट टू प्राइवेसी संविधान के तहत मौलिक अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच आज सुनवाई इस पर हुई है। सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सुनवाई की शुरुआत करते हुए कहा कि जीने का अधिकार और आजादी नेचुरल अधिकार हैं। उन्होंने कहा आजादी हमारे संविधान का मूलभूत वैल्यू है। सुब्रमण्यम ने कहा कि बिना प्राइवेसी के आजादी का कोई मतलब नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने प्राइवेसी की परिभाषा का उदाहरण देते हुए कहा, आप बेडरूम में क्या करते हैं यह आपकी निजता का अधिकार हो सकता है। प्राइवेसी का मामला केस टू केस निर्भर करेगा, लेकिन बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे ये सरकार तय करेगी। बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा ये आप तय करेंगे। तो इस मामले में की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल राइट टू प्राइवेसी मामले की सुनवाई के लिए 9 जजों के बेंच का गठन किया था और आधार मामले की सुनवाई के दौरान राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा उठाने के बाद ही इस बेंच का गठन किया गया है। भूषण स्टील के खिलाफ एसबीआई की ओर से दायर बैंकरप्सी की याचिका पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी की दिल्ली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान एनसीएलटी ने बैंकर से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की क्वालिफिकेशन की जानकारी मांगी। बेंच ने भूषण पावर के खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक की ओर से याचिका दाखिल पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया। बैंकों को याचिका कर कर्ज लेने वाली कंपनियां विरोध कर रही हैं। भूषण स्टील का यह कहना है कि एसबीआई ने कर्ज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है और अंतर करीब 100 करोड़ रुपए का है। भूषण स्टील का लीड बैंक एसबीआई है, जबकि भूषण स्टील एंड पावर का लीड बैंकर पीएनबी है। ये दोनों सबसे बड़े एनपीएस वाली 12 कंपनियों की सूची में शामिल हैं। और सुपर बाइक के शौकीनों के लिए इटली की कंपनी MV अगस्टा ने अपनी मशहूर सुपर बाइक ब्रुटेल 800 को भारत में लॉन्च कर दिया है। 3 सिलेंडर 800 सीसी की इस बाइक की कीमत रखी गई है 15,59,000 रुपए। साथ ही ये भी बताएं कि LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर से लैस ये बाइक 3 रंगों में आएगी। इसमें आपको 4 राइडिंग मोड, रेन, नॉर्मल, स्पोर्ट और कस्टम दिए गए हैं। इस बाइक की टक्कर पहले से ही बाजार में मौजूद कावासाकी Z900, ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल और डुकाटी मॉन्स्टर 821 से होगी। आज हमारे साथ मोटर रॉयल के अजिंक्य साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे आज ब्रुटेल 800 के लॉन्च के ऊपर। सर जी बिजनेस साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ब्रुटेल 800 के स्पेशल फीचर्स क्या हैं। ब्रुटेल 800 हमारी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक में 800 सीसी की यूरो 4 MV अगुस्ता की मोटरसाइकिल है। MV अगुस्ता वर्ल्ड की मोस्ट एक्जॉटिक और प्रीमियम मोटरसाइकिलें होती है और उसमें से ब्रुटेल 800 वन ऑफ देम है। इफ़ यू सी इट इज़ अ इनलाइन 3 सिलेंडर, तो 3 सिलेंडर इंजन है। उसका 109 bhp पावर है। टॉप स्पीड 237 किलोमीटर्स जाता है। आपने इससे बोला कि ये बेस्ट मोटरसाइकिल्स में से एक है, तो इसकी प्राइसिंग क्या है, इंडिया में क्या रखी गई है?
इंडिया में इसकी प्राइस होगी 15.5 lakhs एक्स शोरूम। MV अगुस्ता को माना जाता है कि फेरारी ऑफ मोटरसाइकिल्स, जैसे कि सबसे सुपर बाइक्स में के एग्जॉटिक मोटरसाइकिल्स, ये मोर और लेस हैंडमेड मोटरसाइकिल्स जैसे पर मास प्रोड्यूस्ड भी है। आपने बोला इसकी असेंबलिंग इंडिया में हो रही है एंड बाकी जो पार्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस को एंड कब तक ऑन रोड बाइक देखी जा सकती? तो ये बाइक 100% इटालियन है, इसके सब पार्ट्स इटालियन है। आज हम ये बाइक SKD में इंडिया में ला रहे हैं, तो हम इंजन और बाइक को जोड़ रहे हैं। कल शायद जाके हम इंजन भी असेंबल करें और फिर परसों क्या होता है मालूम नहीं, पर इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स मेक इन इंडिया। आई थिंक सब सुपर बाइक्स मेकर्स ने ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा इंडिया में बनाने की कोशिश की है। क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इतना बड़ा ब्रांड है तो करना पड़ेगा। हमारा अभी बुकिंग ओपन हो गया है, वी ऑलरेडी हैव 9 बुकिंग्स एंड डिलीवरी विल स्टार्ट फ्रॉम August 20th। तो असेंबली लाइन ऑलरेडी सेट है और हमने 1-2 गाड़ी ऑलरेडी असेंबल कर चुके हैं और बाकी के गाड़ियों की किट्स आ रहे हैं। इंडियन मार्केट की बात करें तो कितना मार्केट इंडिया में अभी तक है अगस्टा का, एंड फ्यूचर में आप कितना मार्केट देख सकते हैं, कुछ नंबर्स में स्पेसिफिकली हम जानना चाहें तो? वी स्टार्टेड 1 year ago, 1 साल पहले March 4th को हमारा पहला बाइक बिका था। 1 साल में हमने ऑलरेडी बिना असेंबली के 100 बाइक्स बेच चुके हैं 3 ही डीलर्स में। अभी हम और 5 डीलर्स आ रहे और 3 नए प्रोडक्ट्स ला रहे, असेंबली बढ़ा रहे। ये सब करने के बाद हमें लगता है कि विद इन 2018 और 2019 वी कैन सेल बिटवीन 500 to 700 नंबर्स। दैट इज़ आवर टारगेट। शेयर मार्केट की बात करें, कल की भारी गिरावट से बाजार ने आज शानदार वापसी की। निफ्टी 0.25% की तेजी के साथ 9,900 के पार जाकर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 250 अंकों से ज्यादा की तेजी रही। बैंक निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आज बाजार की सुस्त शुरुआत हुई, लेकिन दिन ढलने के साथ बाजार में खरीदारी बढ़ी। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा। कल की गिरावट का विलन ITC था, लेकिन आज इसी कंपनी ने बाजार का सेंटीमेंट सबसे ज्यादा सुधारा और शेयर 2.5% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा चुनिंदा IT, फार्मा, मेटल और टेलीकॉम शेयरों में अच्छी खरीदारी थी। न्यूज़ 360 में बस इतना ही। ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।